अगर हम ग्लोबल सिनेमा की बात करें तो स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन या जेम्स कैमरॉन जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स के पास भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। उन्होंने भी अपने करियर में कभी ना कभी फ्लॉप्स दी है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा डायरेक्टर है जिन्होंने आज तक 12 फिल्म्स बनाई है और उनमें से एक भी फ्लॉप नहीं हुई। तो ऐसा तो क्या मैजिक है एस.एस. राजामौली के पास कि अगर वो एक मक्खी पर फिल्म बनाए तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है, और अगर 2 फ्रीडम फाइटर्स पर बनाए तो वो ऑस्कर जीत जाती है। एंड एस.एस. राजामौली आज के टाइम पे उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से है जिनकी मूवीज लोग किसी स्टार एक्टर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एस.एस. राजामौली के नाम पर देखने जाते हैं। तो आखिर कौन है एस.एस. राजामौली और उनकी हर फिल्म हिट कैसे होती है? इन सारे सवालों के जवाब से पहले तुम्हें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी बैक स्टोरी जो शायद किसी मूवी से कम नहीं। राजामौली के दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 360 एकड़ जमीन थी। उनका परिवार बहुत ही अमीर था। आगे ये जमीन उनके बेटों को मिली, यानी राजामौली के चाचा और पिताजी को। उन्हें मूवीज बनाने का शौक था तो उन्होंने अपना सारा पैसा फिल्म्स में लगा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ मूवीज आधी बनी और जो पूरी हुई वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नतीजा, वो अमीर परिवार भारी कर्जे में डूब गया। इसी गरीबी और स्ट्रगल के बीच एस.एस. राजामौली बड़े हुए, लेकिन इस फिल्मी माहौल का उन पर एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। बचपन से ही उनकी दादी उन्हें रामायण और महाभारत के किस्से सुनाती थी, जिन्होंने राजामौली के अंदर एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग का बीज बो दिया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने असिस्ट किया और 2001 में आई उनकी एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1। मूवी का बजट था सिर्फ 2.5 करोड़, लेकिन कमाई की 12 करोड़। पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर, लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2009 में जब फिल्म आई मगधीरा। उसका बजट था 40 करोड़। उस वक्त किसी तेलुगु फिल्म पर इतना पैसा लगाना एक सुसाइड मिशन माना जाता था। लोग राजामौली को पागल कह रहे थे कि भाई 40 करोड़ तो टोटल मार्केट ही नहीं है, रिकवर कैसे होगा। लेकिन वो मूवी रिलीज करके राजामौली ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मगधीरा तेलुगु इंडस्ट्री की पहली 100 करोड़ क्रॉस करने वाली मूवी बनी, जिसका टोटल कलेक्शन 150 करोड़ था। रामचरण का वो आइकॉनिक 100 वॉरियर वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा। 100 हो गए शेर खान, अगर चाहता है तो और 100 सिपाहियों को भेज। तेलुगु इंडस्ट्री में अब राजामौली का डंका बज रहा था। हर बड़ा सुपरस्टार उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन राजामौली ने किसके साथ काम किया मालूम है? एक मक्खी के साथ। अगर उस टाइम तुम्हें कोई बोलता कि एक मक्खी हीरोइक एंट्री लेगी और प्रॉपर एक्शन सीन करेगी तो तुम उसे गाली देते, लेकिन एस.एस. राजामौली ने इस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर दिया। सुनने में कहानी अजीब लगती है, बट स्क्रीन पर ये एब्सोल्यूट सिनेमा बन गई। और इस परफेक्शन के पीछे उनका एक सीक्रेट वेपन है, उनके पिताजी वी. विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सलमान खान को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि बजरंगी भाईजान जैसी मास्टरपीस लिख के दी है। वहीं राजामौली की मोस्टली सभी फिल्म्स की स्टोरी लिखते हैं, लेकिन एस.एस. राजामौली उन स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले खुद लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्टोरी कितनी भी टॉप नॉच हो, अगर स्क्रीन प्ले ऑडियंस को हुक नहीं करेगा तो फिल्म डूब जाएगी। उनकी परफेक्शन का लेवल इस हद तक है कि अगर फ्रेम में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन 5th रो में खड़े किसी जूनियर आर्टिस्ट का हैंड मूवमेंट गलत हो तो राजामौली पूरे शॉट का रिटेक लेते हैं। भले ही 50 से 60 रिटेक लग जाए, नो प्रॉब्लम, उन्हें वो परफेक्ट शॉट चाहिए तो बस चाहिए। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ हाल ही में आई उनकी सीरीज मॉडर्न मास्टर एस.एस. राजामौली में देखने को मिला है। Was the last assistant, the 12th man on his team. We did fantastic, such a beautiful shot. And Rajamouli shook my hands, he shook Tarak's hands, and like, let's move on. And that one guy comes, he said, sir, he said, there's that junior artist, na, thoda smile kar raha hai. So, chhod do yaar, he's somewhere, no, what 5th line or the 10th line, he said, sir, playback, he saw the shot, sorry, Jaran, one. इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के जबरदस्त रिस्पॉन्स और हाई रेटिंग ने ये क्लियर कर दिया कि ग्लोबल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों उनके इस पागलपन वाले डेडिकेशन और विजन की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उनकी नेक्स्ट मूवी बाहुबली आई, एक ऐसी मूवी जिससे पहले किसी रीजनल सिनेमा ने 180 करोड़ का बजट सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, और किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म 600 करोड़ कमाएगी। और उस टाइम की एक न्यूज के मुताबिक ये फिल्म पहले तेलुगु इंडस्ट्री में ही नहीं चली थी। वहाँ के थिएटर्स में पहले दिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, लेकिन उस फिल्म का सेवियर बना नॉर्थ ऑडियंस।
ये बहुत ही स्ट्रेंज बात सुनने में लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। और इस फिल्म के रिलीज के बाद इंटरनेट पे बस एक ही सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और फिर उसका पार्ट 2 रिलीज होता है, जिसने 1800 करोड़ कमाकर इंडियन बॉक्स ऑफिस का एक नया रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ पैन इंडिया क्रेज, जिससे इंस्पायर्ड होकर कई सारे डायरेक्टर्स ने पैन इंडिया फिल्म्स बनाई। और बाहुबली 2 के बाद राजामौली की फिल्म आई RRR, जिसका बजट 550 करोड़ एंड कलेक्शन 1300 करोड़, जिसके गाने नाटू नाटू ने सीधा ऑस्कर जीत लिया। अब हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स SS राजामौली की तारीफ करते हुए नहीं थकते। एंड अभी नेक्स्ट उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है महेश बाबू के साथ, जिसका नाम है वाराणसी, जो कि एक मैसिव ग्लोबल अफ्रीकन जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इसका बजट 1300 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ये मूवी एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ इंडिया से इस बजट को रिकवर करना मुश्किल है, इसलिए राजामौली इस बार डायरेक्टली ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और प्रमोशंस भी अभी से अलाइन होना शुरू हो गए, जो कि एक मास्टर मूव है। तो क्या राजामौली इंडियन सिनेमा को ग्लोबल डोमिनेंस दिलाएंगे, या ये इतना बड़ा रिस्क उनका डाउनफॉल बनेगा? माय गेस SS राजामौली इज अ ट्रू लेजेंड। उन्हें ऑडियंस की साइकोलॉजी का मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद खुद ही थिएटर्स में जाकर ऑडियंस के बीच बैठते हैं। वो स्क्रीन नहीं देखते, वो ऑडियंस को नोटिस करते हैं। किस सीन में ऑडियंस एक्साइट हुई, किस सीन में बोर होकर उन्होंने फोन निकाला। इसके साथ ही राजामौली अपने कैरेक्टर्स के इमोशन डायलॉग से ज्यादा उनकी आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाते हैं। वो हमेशा ऐसी हिडन डिटेल्स छोड़ते हैं जिसका पे ऑफ आगे चलकर ऑडियंस को माइंड ब्लोन कर देता है। तो ये सारी चीजें उन्हें बाकी डायरेक्टर से बिल्कुल अलग बनाती है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात नहीं की, बल्कि उसके पीछे के कोर रीजंस और साइकोलॉजी को डिकोड किया है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है, और वाराणसी क्या ग्लोबल बॉक्स ऑफिस तोड़ पाएगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और तुम्हारे लिए एक पर्सनल मैसेज है कि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम और प्रॉपर रिसर्च लगी है। तो अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।